सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। जी हाँ दोस्तों, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। साथियों, रिट 2022 के लिए हमने क्लासें स्टार्ट की है और आज मनोविज्ञान की ये दूसरी क्लास है। कल हमने पढ़ा था मनोविज्ञान यानी बाल मनोविज्ञान और बाल विकास का अर्थ और बाल विकास का इतिहास और साथ साथ में बाल मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बाल विकास के अंतर्गत ही डिस्कस करने वाले हैं, अभिवृद्धि एवं विकास और विकास के सिद्धांत। आप प्रीवियस ईयर पेपर में किसी भी ईयर का पेपर उठा लीजिएगा, वहाँ आपको विकास के सिद्धांतों से संबंधित जो क्वेश्चन है वो निश्चित रूप से मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक क्लास की अपडेट मिलती रहे। हम निःशुल्क कोर्स सभी विषयों का कोर्स यहाँ पर करवाने वाले हैं। तो आज की दूसरी क्लास मनोविज्ञान की, टॉपिक है अभिवृद्धि एवं विकास। तो साथियों, इसके बारे में पढ़ते हैं। अभिवृद्धि क्या है? इस शब्द का प्रयोग शरीर व उसके अंगों के भार आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि को नापा व तोला जा सकता है। यानी अभिवृद्धि का मतलब है बालक के शरीर में होने वाले विकास, यानी कि अंगों के भार, अंगों का चाहे भार बढ़ रहा हो, चाहे उसके आकार में वृद्धि हो रही हो, चाहे उसकी लंबाई में वृद्धि हो रही हो, जिसको हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं, उसका अर्थ सीधा सीधा है कि वो अभिवृद्धि है, वो ग्रोथ है। साथ ही साथ विकास का क्या अर्थ होता है? विकास का संबंध अभिवृद्धि से होता है। जैसे हड्डियों की लंबाई में वृद्धि होती है तो ये तो अभिवृद्धि है, लेकिन ये बढ़ करके मजबूत होती है, ये क्या है? विकास है। जी हाँ दोस्तों, मैं सीधे सिंपल शब्दों में आपको बताऊं तो अभिवृद्धि वह है जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, माप सकते हैं, तोल सकते हैं, वो तो है अभिवृद्धि। लेकिन अभिवृद्धि के कारण शरीर में आया हुआ परिवर्तन क्या कहलाएगा? विकास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विकास कहलाएगा। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है श्रीमती हरलोक का। तो श्रीमती हरलोक ने क्या कहा है कि विकास में गर्भ में आने से लेकर मृत्यु तक मानव में परिवर्तन होते रहते हैं और ये परिवर्तन मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। ये किसने कहा है? हरलोक ने। और ये परिवर्तन मुख्य रूप से चार जो है वो कौन से हैं? पहला है आकार में परिवर्तन। क्या है साथियों? आकार में परिवर्तन। इसका मतलब क्या है? यह शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूप से प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। जैसे आप मान लीजिए अंगों की ऊंचाई है, अंगों की ऊंचाई ले लीजिए, चाहे आप वजन ले लीजिए, चाहे आप आकार में वृद्धि ले लीजिए, चाहे आप शब्द भंडार ले लीजिए, चाहे आप चिंतन, तर्क, स्मरण कुछ भी ले लीजिए, प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। या आकार में परिवर्तन पहले प्रकार के परिवर्तन होते हैं। फिर है अनुपात में परिवर्तन। बालक में आयु के साथ साथ अनुपात में परिवर्तन, यानी कि बालक पहले कल्पनाशील होता है। बालक पहले क्या होता है? कल्पनाशील होता है। फिर धीरे धीरे जो है वास्तविकता की ओर बढ़ता है, अर्थात बालक के शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास में आनुपातिक अंतर देखने को मिलता है। यही है अनुपात में परिवर्तन। तीसरा इन्होंने जो परिवर्तन बताया है हरलोक ने, वो बताया है पुराने चिन्हों की लुप्तता। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप मान लीजिए दूध के दांत है वो लुप्त होते हैं, सीने में स्थित थाइमस ग्रंथि है वो लुप्त होती है, और मस्तिष्क के पास जो स्थित पीनियल ग्रंथि है वो धीरे धीरे लुप्त होती जाती है। तो इन्होंने बताया है कि पुराने चिन्हों की लुप्तता होती है किसके अंतर्गत? विकास के अंतर्गत। और साथ ही साथ नए चिन्हों का विकास। नए चिन्हों का विकास क्या है? जैसे पुराने चिन्हों की लुप्तता के साथ साथ में नवीन शारीरिक एवं मानसिक चिन्ह भी दिखाई देते हैं। जैसे स्थायी दांतों का आना। क्या मान लीजिए? स्थायी दांतों का आना।
और दाढ़ी मूंछ का आना, दाढ़ी मूंछ का आना। तो ये सारे क्या हो गए, नए चिन्हों का विकास। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, हरलोग के अनुसार क्या है, विकास में गर्भ में आने से लेकर मृत्यु तक मानव में परिवर्तन होते हैं। और ये परिवर्तन जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने चिन्हों की लुप्तता और नए चिन्हों का विकास। अब देखिए यहाँ पर नोट में मैंने क्या लिखा है, विकास और अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग समानार्थक रूप में किया जाता है, परंतु दोनों में अंतर होता है। जैसे वृद्धि शब्द का प्रयोग तो कोशीय वृद्धि के लिए किया जाता है, लेकिन विकास शब्द का प्रयोग शरीर के समस्त अंगों में आए परिवर्तन के लिए किया जाता है। यानी कि अभिवृद्धि जो है वो विकास में समाहित होती है। विकास में अभिवृद्धि तो समाहित होती है, लेकिन अभिवृद्धि में विकास समाहित नहीं होता है। विकास का अर्थ है वृद्धि, क्षमता, परिपक्वता और वातावरण के साथ अंतरक्रिया। निश्चित रूप से यहाँ तक क्या आप बात समझ गए होंगे। अब हम देखने वाले हैं विकास और अभिवृद्धि में अंतर। पहला अंतर क्या कह रहा है, अभिवृद्धि क्या है, अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। अभिवृद्धि जो है वो एक निश्चित आयु तक चलती है, लेकिन विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। दूसरा अंतर है, अभिवृद्धि संकुचित अवधारणा है, जबकि विकास एक व्यापक अवधारणा है। अभिवृद्धि शारीरिक होती है, जैसे लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, ऊंचाई का बढ़ना, लेकिन विकास जो है वो आंतरिक एवं बहुपक्षीय होता है। विकास, शरीर का जो विकास है वो एक साथ, जैसे लंबाई बढ़ रही है तो चौड़ाई भी बढ़ेगी, इस प्रकार से वो बहुपक्षीय होता है। अभिवृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, जबकि विकास का निश्चित क्रम होता है। आगे देखें, अभिवृद्धि को मापा व तोला जा सकता है। जैसे हम लंबाई को माप सकते हैं, वजन को तोल सकते हैं, तो अभिवृद्धि को मापा व तोला जा सकता है, लेकिन विकास को केवल व्यवहार के आधार पर महसूस किया जा सकता है। महसूस किया जा सकता है। अभिवृद्धि के परिवर्तन विवृद्धि सूचक होते हैं। जब भी अभिवृद्धि होगी यानी कि वो विवृद्धि सूचक बढ़ेगी, जैसे लंबाई बढ़ रही है विवृद्धि सूचक है, ठीक है, वजन बढ़ रहा है विवृद्धि सूचक है, लेकिन विकास के परिवर्तन विवृद्धि सूचक व ह्रास सूचक दोनों रूप से हो सकते हैं। अभिवृद्धि स्पष्ट दिखाई देती है, जैसे किसी का वजन बढ़ रहा है तो वो स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन विकास जो है वह स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। अभिवृद्धि विकास का ही हिस्सा होती है। इंपॉर्टेंट लाइन है साथियों, अभिवृद्धि विकास का ही हिस्सा होती है, लेकिन विकास स्वतंत्र व चहुमुखी होता है। विकास जो है वो अभिवृद्धि का पार्ट नहीं होता है। अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, बाहर से हम देख सकते हैं, लेकिन विकास का स्वरूप जो है वो आंतरिक होता है। विकास को हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है, जबकि विकास का कोई न कोई लक्ष्य होता है। अभिवृद्धि के परिवर्तन रचनात्मक होते हैं, विकास के परिवर्तन रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों हो सकते हैं। अभिवृद्धि व्यक्ति के संरचनात्मक पक्ष से संबंधित है, जबकि विकास व्यक्ति के कार्यात्मक पक्ष से संबंधित होता है। तो साथियों ये 12 प्रकार के हमने अंतर देखे हैं, किसमें, विकास और अभिवृद्धि में। निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे। अब है साथियों विकास के सिद्धांत। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से टॉपिक शुरू होता है ये वाला, और यहाँ से जो सवाल है वो आपके क्वेश्चन जो है वो 100% अभी तक के एग्जामों में पूछा गया है और आज आगे भी पूछा जाएगा। ध्यान से समझिएगा। विकास का पहला सिद्धांत है विकास की दिशा का सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। बालक का विकास जो है वो सिर से पैर की दिशा में होता है। कुप्पू स्वामी ने इसे क्या कहा है, कुप्पू स्वामी ने इसे सिफेलोकोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल कहा है। अब देखिए यहाँ से सीधा सवाल आता है कि सिफेलोकोडल का मतलब क्या है और प्रोक्सिमोडिस्टल का मतलब क्या है। तो सिफेलोकोडल का मतलब होता है सिर से पैर की ओर। जी हाँ दोस्तों, जो बालक का विकास होता है वो सिफेलोकोडल यानी सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है,
जैसे बच्चा पहले सिर हिलाना सीखता है, फिर सिर को उठाना सीखता है, उसके बाद जो है बैठना सीखता है। तो सिर से पैर की ओर यानी सिफेलोकोडल होता है, और दूसरा है प्रोक्सिमोडिस्टल यानी केंद्र से परिधि की ओर उसका विकास होता है। सबसे पहले जो विकास है, जैसे मान लीजिए रीढ़ की हड्डी का होगा, उसके बाद भुजाओं का, फिर हाथ का, फिर हाथ की अंगुलियों का विकास होता है बालक का। तो कुप्पुस्वामी के अनुसार जो है विकास की दिशा कैसी रहती है, सिफेलोकोडल यानी सिर से पैर की ओर, प्रोक्सिमोडिस्टल यानी केंद्र से परिधि की ओर। ये दो इंपॉर्टेंट टर्म है, आप याद रखिएगा, यहाँ से सवाल जो है सीधा ही बन सकता है। आगे दूसरे सिद्धांत की बात करें, विकास क्रम का सिद्धांत, विकास के क्रम का सिद्धांत। इस सिद्धांत में गामक एवं भाषा विकास एक निश्चित क्रम में होता है। कैसे? सबसे पहले जो है बालक सुनना सीखता है, फिर बोलना सीखता है, फिर पढ़ना सीखता है, फिर लिखना सीखता है, यानी LSRW, LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। इस प्रकार से उसका विकास होता है। जैसे हम माने तो सबसे पहले क्या आती है, गर्भावस्था आती है, फिर क्या आती है, शैशवावस्था आती है, फिर बाल्यावस्था, और फिर क्या आती है, किशोरावस्था। तो ये विकास के एक निश्चित क्रम का सिद्धांत है, इसे विकास क्रम का सिद्धांत कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सिद्धांत है साथियों, परस्पर संबंध का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास के सभी स्वरूप, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे संवेगात्मक जो हो, आदि एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। बालक का जब विकास होता है तो उसके सभी पक्ष, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक जो है वो एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। जैसे एक कहावत भी है, जो शरीर से स्वस्थ होता है उसका मानसिक स्तर भी अच्छा होता है और वह सामाजिक कार्य करने में भी आगे बढ़ता है। इसका मतलब ये हो गया कि विकास के सभी पक्ष एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो ये तीसरा सिद्धांत हो गया। आगे बढ़ते हैं। चौथा सिद्धांत है निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत, बालक का विकास अविराम गति से निरंतर चलता रहता है। माँ के गर्भ से यह प्रक्रिया शुरू होती है और मृत्यु तक यह प्रक्रिया जो है निरंतर चलती रहती है। हमने डिफरेंस में भी देखा था कि अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक होती है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो ये सिद्धांत कौन सा हुआ, निरंतर विकास का सिद्धांत। बालक का विकास जो है वो अविराम गति से बिना रुके हुए निरंतर चलता रहता है। यह प्रक्रिया माँ के गर्भ से शुरू होती है और मृत्यु तक जो है निरंतर गति से चलती रहती है। तो ये हो गया निरंतर विकास का सिद्धांत। आगे बढ़े। पांचवा सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत। इसके अनुसार बालक सबसे पहले संपूर्ण अंगों को और फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है। जैसे पहले हाथ को, आप किसी बालक को नोट करेंगे, सबसे पहले वो हाथ को चलाना सीखेगा, फिर अंगुलियों को चलाना सीखेगा और फिर हाथ व अंगुलियों को दोनों का जो है परस्पर समन्वय उसका चलाना सीख जाएगा। तो साथियों, बालक सबसे पहले हाथ को, फिर अंगुलियों को तथा बाद में हाथ व अंगुलियों दोनों को एक साथ हिलाना सीख जाता है। यह है एकीकरण का सिद्धांत, विकास का एकीकरण का सिद्धांत। सबसे पहले संपूर्ण अंगों को, फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है, विकास रेखिक ना होकर चक्राकार होता है। जी हाँ दोस्तों, इस सिद्धांत के अनुसार विकास लंबवत न होकर चक्राकार या वर्तुलाकार होता है, स्पाइरल जिसे हम कहते हैं। विकास जो है वो स्पाइरल होता है, लीनियर नहीं होता है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, परीक्षा में सीधे सीधे यहाँ से सवाल आते हैं, निम्न में से विकास का सिद्धांत है, निम्न में से विकास का सिद्धांत नहीं है। तो सारे विकास के सिद्धांत जो है वो इंपॉर्टेंट है, एक एक को हम समझ रहे हैं। विकास लंबवत न होकर कैसा होता है, वर्तुलाकार या
चक्राकार या स्पाइरल होता है। जैसे आप देख रहे हैं, मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट है, बालक का विकास यहाँ से शुरू हो रहा है तो ये इस फॉर्म में जाएगा, वर्तुलाकार फॉर्म में विकास होगा, ठीक है, स्पाइरल फॉर्म में इसका विकास होगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। आगे है विकास व वातावरण की अंतः क्रिया का सिद्धांत। विकास का अगला सिद्धांत है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतः क्रिया का सिद्धांत। बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम और वातावरण के कारण बल्कि इन दोनों की अंतः क्रिया के कारण होता है। बालक का विकास जो है वो केवल वंशानुक्रम से नहीं हो सकता, केवल वातावरण से नहीं हो सकता, इन दोनों की अंतर क्रिया के कारण होता है। जैसे परिवार में छोटा बच्चा अपने से बड़ों को देखकर, सुनकर व अनुकरण करते हुए सीखता है, तो ये वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की अंतः क्रिया का परिणाम होता है। ठीक है, क्लियर। आगे बात करें 8वां सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। इंपॉर्टेंट है काफी, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। एक ही आयु के दो बालक तथा बालिकाओं के शारीरिक, मानसिक, भाषा एवं समग्रात्मक विकास में भिन्नता पाई जाती है। यह आपने देखा भी होगा। ठीक है, जैसे जुड़वा भाई बहन, भाई भाई या बहन बहन भी शारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक विभिन्नता रखते हैं, अतः उनका विकास भी एक जैसा नहीं होता है। तो हमें यहाँ यही समझना है कि जुड़वा भाई भाई या भाई बहन भी, उनका भी विकास जो है वो एक जैसा नहीं होता है। कोई पहले समझदार हो जाता है, कोई बाद में समझदार हो जाता है, किसी की लंबाई पहले बढ़ जाती है, किसी की लंबाई बाद में बढ़ती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जो है व्यक्तिगत विभिन्नता भी पाई जाती है। तो ये सिद्धांत कौन सा हुआ? व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नंबर 9 पे, समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सभी प्राणियों का विकास, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे भाषा हो, चाहे संवेगात्मक हो, समान रूप से ही होता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, गरीब परिवार का बालक भी चलने से पहले घुटनों के बल चलना सीखता है और अमीर परिवार के बच्चे भी पहले घुटनों के बल चलना सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि गरीब परिवार का बच्चा पहले घुटनों के बल चलेगा फिर खड़ा होकर चलना सीखेगा और अमीर परिवार का बालक जो है वो डायरेक्ट चलना सीख जाएगा। ऐसा नहीं है साथियों, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, घुटनों के बल चलने के बाद ही वह चलना सीखता है। इसका मतलब वो ये हुआ कि चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी के लिए विकास का समान प्रतिमान का सिद्धांत जो है वो कार्य करता है। तो नंबर 9 पर हमने देख लिया है विकास का समान प्रतिमान का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर पर, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। सबसे इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सबसे ये वाली लाइन जो है सबसे अधिक बार पूछी गई है, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। तो साथियों इसमें देखते हैं, तो इसमें देखिए, इसके अनुसार बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है और बाद में वह विशिष्ट क्रियाएं करता है। तो यह है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। क्या है? बालक सर्वप्रथम उत्तेजना का अनुभव करता है और बाद में क्या करता है? संवेगों को प्रकट करता है। देखना, आप बचपन में आपने बालक को देखना कि वहां पर यदि आप उसको आवाज लगाएंगे तो भी वो उत्तेजित होकर आपकी ओर देखेगा, आप उस पर चिल्लाएंगे तो भी वो आपकी ओर देखेगा। वह केवल उत्तेजना का अनुभव करेगा, लेकिन जैसे जैसे उसका विकास होगा वह विशिष्ट क्रियाओं को करना स्टार्ट कर देगा। बाद में वह संवेगों को प्रकट करना स्टार्ट कर देंगे। अब वह बड़ा हो जाएगा, उसका विकास होगा, तो आप उसको आवाज लगाएंगे उसके नाम से तो वो आपकी ओर देखेगा, लेकिन जब आप उसे डांटेंगे तो वो रोएगा, यानी कि वो संवेगों को प्रकट करना स्टार्ट कर देता है। यही है साथियों सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आगे नंबर 11 पर बात करें, संचय और पुनरावृत्ति का सिद्धांत। विकास का संचय और पुनरावृत्ति का सिद्धांत क्या कहता है? विकास संचय होता है, ये सीधी सीधी लाइन एग्जाम में पूछता है। विकास संचय होता है और इसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। संचय का अर्थ है जोड़ते जाना। संचय का अर्थ क्या है साथियों? जोड़ते जाना। जैसे श्रेष्ठावस्था में जो आत्म प्रेम होता है, स्व प्रेम होता है, वो किशोरावस्था में वापस देखा जाता है। श्रेष्ठावस्था में भी बालक जो है कल्पना का विचरण करता है और पुनः किशोरावस्था में भी
आने पर वह कल्पना का विचरण करते हुए देखा जाता है, यानी विकास की पुनरावृत्ति होती रहती है। बालक का बोला गया पहला शब्द और रखा गया पहला कदम पूर्व के निरंतर विकास कार्यों में संचय होता है। तो विकास क्या होता है? पुनरावृत्ति और संचय होता है। आगे बढ़े, विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। इसके अनुसार जिस प्रकार बालक का विकास होता है उसे देखकर उसके भविष्य के बारे में उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। आपने सुना होगा, पूत का पग तो पालना में दिख जावे। हाँ साथियों, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। बचपन में जिस प्रकार बालक कार्य करता है, जिस प्रकार का व्यवहार करता है, हम उसको ये देखकर बताते हैं कि भविष्य में ये बनने वाला है, भविष्य में डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। इस प्रकार की हम भविष्यवाणी करते हैं, यानी कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। बालक के विकास को देखकर हम कह सकते हैं कि बड़ा होकर ये बनेगा, भविष्य में कौन सा व्यवसाय चुनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। और अगला है साथियों, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। जी हाँ दोस्तों, विकास जो है वो सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। इसका मतलब ये हुआ कि बालक जिस प्रकार के वातावरण में रहता है उसका विकास उसी वातावरण के अनुसार होता है। ठीक है साथियों, बालक का विकास संस्कृति के परिवर्तन के अनुसार ही ढलेगा, संस्कृति के अनुरूप ही व्यक्ति का विकास होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, विकास जो है वो सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। तो साथियों, आज की क्लास में हमने ये पढ़ा है अभिवृद्धि और विकास का अर्थ, अभिवृद्धि और विकास में अंतर और विकास के महत्वपूर्ण 13 सिद्धांत। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी? आप मेरे साथ साथ में नोट्स बनाते जाइएगा। कंप्लीट कोर्स आपको करवाया जाएगा, हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से ये कोर्स करवाया जा रहा है। मैंने खुद ने भी यही नोट्स पढ़े हैं। तो साथियों, विश्वास रखिएगा, आपको निश्चित सफलता के लिए इस चैनल से जुड़ना है। अब हमारा अगला कल का टॉपिक रहेगा विकास की अवस्थाएं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हम कल की क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे। कल से हम संस्कृत के जो है टॉपिकों को भी शुरू कर देंगे और बाकी सभी विषयों को धीरे धीरे हम शुरू करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट वीडियो से संबंधित आपको मिलती रहे। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप रेवंत राज मैथमेटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ जो है क्लासों की और भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो वो आपको जल्दी से मिल जाती है। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।